हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप? तो एनटीएससी क्या है? नेशनल टैलेंट सर्च का एग्जामिनेशन है। और ये जो टैलेंट है ये आपसे ही निकाला जा रहा है। मींस टैलेंट जो हंट है एक तरीके का, ये इसमें आपकी बेसिक से जो बेसिक नॉलेज है ना उसके रिगार्डिंग वहां से इम्प्रूवमेंट करते करते और फिर आपको एक स्कॉलरशिप के लिए इंडिविजुअल एक तो टेस्ट भी है, दूसरा नेशन वाइड और इंटरनेशनल वाइड आपको एक अपनी आइडेंटिटी और आगे की लाइफ तो आपकी सिक्योर होने वाली है। तो इनिशियल फेज क्या है हमारा? एनटीएससी है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है और इसके दो स्टेज हैं, एक स्टेज फर्स्ट और एक सेकंड। इसका मतलब है दो पार्ट में आपको इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहले स्टेज वन, और स्टेज वन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 8th क्लास से और 9th क्लास, इन दो में से जब भी जो 8th वाले कैंडिडेट्स हैं वो या 9th वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसे अप्लाई करें। और 9th और 10th का टोटल एनटीएससी के फेज वन और फेज टू में ही आता है। मतलब बेसिक तो आपके 8th में ही क्लियर हो जाते हैं और उन्हीं को आप वास्ट में पढ़ते हो 9th में और रिमेनिंग 10th में पढ़ते हो। मीन्स ये हो गया 9th और 10th को कंबाइन कर लो तो उसकी बेसिक आपने 8th में पढ़ा हुआ है। तो 8th का जितना सिलेबस है उसी को हाईलाइट करके और उसी को एक्सपेंड करके हमें स्टेज वन और स्टेज टू की प्रिपरेशन करनी है। अब पैटर्न क्या है एनटीएससी का? पैटर्न ये है कि दो फेज में एग्जाम हो रहा है। तो स्टेज वन हो गई, स्टेज वन में दो पेपर हो रहे हैं। ये जो दो पेपर हैं इसमें से एक मैट का और एक सेट का पेपर होता है। मैट मतलब हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट है किसका? मेंटल एबिलिटी का। ठीक। और यहां पर ये स्कॉलेस्टिक का है, स्कॉलर, क्योंकि स्कॉलरशिप आप ले रहे हो और स्कॉलरशिप का पर्पज ये कि पढ़ाई के लिए आप स्कॉलर ले रहे हो, तो यू आर द स्कॉलर, तो स्कॉलस्टिक टेस्ट हो गया ये। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा? ये आपकी एकेडमिक जो नॉलेज है ना उसमें, ये तो मेंटल एबिलिटी हो गई। और ये एकेडमिक में आपने क्या पढ़ा? तो मेजर जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, मैथ और सोशल साइंस। ठीक। तो इसमें हमें पढ़ना है साइंस में, तो मालूम ही है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीन सब्जेक्ट हैं। मैथ इंडिविजुअल हो गया और सोशल साइंस में आपकी हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक। तो साइंस को जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास टोटल 40, मैथ्स के 20 और सोशल साइंस के 40। इसका मतलब हो गया जो सेट का पेपर सेकंड है वो 100 क्वेश्चंस का है, मैथ का जो क्वेश्चन है वो भी 100 का है, और इसमें आपकी रीजनिंग, वोकैबुलरीज ये सारी आनी है। ठीक है। तो साइंस वाला जो पार्ट है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। बायो केमिस्ट्री के 27 क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के 13 क्वेश्चन हैं। तो ओवरऑल आपके पास क्वेश्चन का हो गया नंबर 40। 20 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको सोशल साइंस। इट मीन्स क्या हो गया कि सोशल साइंस और साइंस का वेटेज इक्वल हो गया। जितने क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, यहाँ भी तीन पार्ट हैं उसके, सिविक्स, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो यहाँ भी आ जाएगा। और वही यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीन पार्ट हो गए। यहाँ भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही है 13 13 14 का, वहाँ भी है 13 13 14 का। बट कंबाइन है कि बायोकेमिस्ट्री मुझे पढ़ानी है तो उसका हमने समराइज करके लिख दिया 27 क्वेश्चन। ड्यूरेशन आपको मिल रहा है 2 आवर्स का। इट मीन्स हो गया वन पेपर कंटेन 1 आवर। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे ही आपने सुना कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ओवरऑल क्या हो गया कि एकदम से कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब हो गया कि आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि ड्यूरेशन आपके पास 30 से 40 सेकेंड में आप एक क्वेश्चन कर पाओ। क्यों? क्योंकि रिटिन भी होता है उसमें, पूरी आपको अपना जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो भरनी पड़ेगी, देन साइन, ये सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे फुलफिल करने के लिए भी आपको 10 से 15 मिनट तो चाहिए। इट मीन्स आपको पेपर सॉल्व करने के लिए कितना है आपके पास? 45 टू 50 मिनट। अब 45 टू 50 मिनट में 100 क्वेश्चन हैं, तो अप्रॉक्स आपको कितना कर चाहिए? 50 सेकेंड मान के चलिए।
50 सेकेंड मैक्सिमम, अदरवाइज 45 से 50 अगर आप बीच में लेके चलते हो तो आप कंफर्टेबल रहोगे कि किसी क्वेश्चन में आपको अगर 1-2 सेकेंड अगर ज्यादा भी लगे ना तो वो आप कंपनसेट कर सकते हो। तो इतनी प्रैक्टिस हमें करनी है कि हम 45 से 50 सेकेंड में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साथ ही साथ एक टाइम टेबल आपको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर टाइम टेबल नहीं, कैजुअल में आप लेके चलोगे कि ठीक है आज हमने मैथ पढ़ लिया, क्योंकि ये जो पेपर है ना ये आपको ये सिखाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। आपने एक टाइमर लगाया, उसके बाद क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, फिर आप देख लीजिए 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो मे भी हो सकता है फर्स्ट पेपर जब आप सॉल्व करने बैठो तो हो सकता है कि एक पेपर में आप हो सकता है मैक्सिमम 60 और 70 क्वेश्चन कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट में नहीं है और आप एक क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट तो दोगे एवरेज, तो 1 मिनट के हिसाब से 60 मिनट में आप 60 क्वेश्चन कंडक्ट कर पाओगे, ठीक। बट हमारे पास टास्क कितना है, 100 का है, तो ग्रेजुअली हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 60, 70, 80, 90 और 100 तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस मांग रहा है आपका, और साथ ही साथ इनके जो पेपर्स होते हैं वो एंटायर जो चैप्टर्स हैं उनमें से आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने एक चैप्टर पढ़ा और वो क्वेश्चन पेपर करने बैठ गए, नहीं, जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए तब हम उसके बाद करें। या फिर हमारे पास एक चॉइस और भी है, वो चॉइस ये है कि बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और सोशल चैप्टर वाइज हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चैप्टर मतलब हमने एक चैप्टर पढ़ा, उसमें से मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस शीट में वो सारे हम सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, फार्मूले नहीं चेंज हो सकते, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो सकता है, थ्योरी चेंज नहीं हो सकती है, स्टेटमेंट चेंज नहीं होते हैं, साइंटिस्ट के नाम भी चेंज नहीं होते, इनमें से तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। अल्टीमेटली ये कि भाई जो हमारी बुक की थ्योरी है वो तो सेम ही रहने वाली है, बट जो पैटर्न है, जो उसके क्वेश्चन पूछने का मोड है वो चेंज हो जाएगा, बट आंसर रिमेन सेम ना। भाई बोलेंगे 3 + 1 तो भी 4 हो रहा है, 2 + 2 तो भी 4 हो रहा है, 1 + 1 + 1 + 1 तो भी 4 हो रहा है। 4 में तो कोई चेंज नहीं आया, पैटर्न उसने चेंज कर दिया। कभी उसने 4 डिजिट में ले लिया, कभी 2 में ले लिया, कभी दोनों इक्वल ले लिया, कभी एक छोटा ले लिया एक बड़ा ले लिया, कभी एक बड़ा लेके एक छोटा ले लिया, यही तो चेंज हुआ है। 1 + 3 लिख दें या फिर 3 + 1 लिख दें, लोकेशन चेंज हुई, आंसर रिमेन सेम ना। तो वहां जो क्वेश्चन वाले बनाने वाले सेट्स हैं वो ये क्या करते हैं, केवल आपकी एबिलिटी देखना चाहते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है क्या। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है तो आप उन्हीं स्टेटमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी में उलझ जाओगे, और अगर आपके स्टेटमेंट थॉरो हैं तो वो स्टेटमेंट को लेफ्ट लें, राइट लें, इक्वल लें, ऊपर लें, नीचे लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट दैट आंसर इज दिस। आपको पता है ना कि स्टेटमेंट क्या कहना क्या चाहता है। तो यहां पर एकदम थॉरोली पढ़ना है, क्योंकि ये कहाँ है, नेशनल टैलेंट है, आपके सिटी का टैलेंट नहीं है, आपके स्कूल का टैलेंट नहीं है, सिटी का टैलेंट नहीं है कि भाई ठीक है भाई 200-400 बच्चे आएंगे हमें नॉलेज, ये आपका नेशनल टैलेंट है। तो नेशनल टैलेंट में समझ सकते हो आप कि आप में से ही कुछ ऐसे स्कॉलर निकाले जाएंगे जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप देती है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आप स्टडी करना चाहते हो, मीन्स आपकी जॉब लग जाए उसके बाद भी अगर आप पढ़ रहे हो ना तो भी आपको ये स्कॉलरशिप देती है। और किसी एक ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है स्कॉलरशिप, लिमिटेड नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपको लाइफ टाइम देंगे। और एक बार आपका एनटीएससी निकल गया, ठीक है, तो इसके बाद आप वेल सेटल ही मान लो अपने आप को। क्यों? लगातार पढ़ाई में कोई कमी है नहीं, लगातार आपका अप्रोच है ना, और कोई बैरियर आपके पास नहीं है, स्काई इज द लिमिट है ना। जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं किसी में भी आप जा सकते हो, साइंस की रिसर्च है, इसके अलावा ये सोशल साइंस, मतलब एक ऐसा ग्राउंड, मतलब हायर लेवल तक आप जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो। साथ ही साथ ये तो जो टैलेंट है जिसमें आपका कह सकते हो साइंस की स्ट्रीम है और रिसर्च वाली, उनमें तो आपका श्योर शॉट है कि आप कहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो आज का जो एनटीएससी स्टेज 1 का हमने फर्स्ट जो क्लास आपकी ले रहे हैं उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एक लास्ट ईयर के पेपर को डिस्कशन करके। क्या आपको पहले ये रिव्यू कराना कि पेपर किस टाइप से आता है,
कुछ लोगों को तो पेपर ही नहीं पता है, देना चाहते हैं, कुछ को ये नहीं पता है कि एनटीएससी होता क्या है। तो एनटीएससी क्या है वो देखिए हमने आपको बता दिया। एनटीएससी करने के बाद आपको कहाँ प्लेस मिलेगा वो आपको बता दिया। एनटीएससी की यूटिलिटी क्या है, लाइफ टाइम आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर कोई बैरियर भी होता है, गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं। तो ये तो हो गया एनटीएससी, ठीक है। और क्योंकि ये नेशनल टैलेंट है तो इसलिए ये भी एडवांटेज है कि आप ऐसा नहीं है कि अपने सिटी लेवल पे आइडेंटिटी बना रहे हो, आप नेशनल लेवल पे आपकी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक। आप एमपी को बिलोंग करते हो, बस इतना जरूर है कि जो एनटीएससी के पेपर होते हैं वो स्टेट वाइज आते हैं। तो आपको एमपी से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको जो पेपर मिलेगा वो एमपी स्टेट का मिलेगा, ठीक है। उन्होंने स्टेट वाइज पेपर सेटिंग की है, क्यों? क्योंकि हर स्टेट का जो बोर्ड का पैटर्न है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो जो पैटर्न है उसके रिगार्डिंग उन्होंने थोड़े बहुत फ्लैक्चुएशन किए हैं कि भाई ये पेपर ऐसा होना चाहिए, ये क्योंकि जो पढ़ रहे हो आप उसी से पेपर बनाया जाएगा। तो अगर उन्होंने बोला कि यूनिवर्स पेपर बना दिया ऑल ओवर कंट्री तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, स्टेट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो इसलिए। बट अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अब हर जगह एनसीईआरटी की बुक चलने लगी हैं, और एनसीईआरटी की बुक अगर चल रही हैं तो ग्लोबल, अगर नेशनल वाइड अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वलिटी आ गई। चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, उड़ीसा बोर्ड हो, सभी को उन्होंने बोल दिया एनसीईआरटी बुक चलानी है। अब एनसीईआरटी बुक चलानी है तो नो डाउट कि मे भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम से जो पेपर है ऑल ओवर इंडिया आ जाए, ठीक। क्योंकि अभी कुछ लोग ये सोच के चलते हैं भाई एमपी का पेपर थोड़ा हल्का आया होगा, यूपी का स्ट्रांग आया होगा, महाराष्ट्र का थोड़ा टफ आया हो, ऐसे करके सोच के चलते हैं। क्यों? उनको लगता है कि पेपर अलग अलग बन रहे हैं तो नो डाउट कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रिमेनिंग होगी, ठीक है। तो ऐसा मे बी आगे फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, बिकॉज कि एनटीएससी जो है ना वो एक साथ होने वाली। अभी क्या होता है, डेट एक रहती है बट पेपर हर स्टेट के अलग लग जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि पहले जो मेडिकल का टेस्ट होता था ना वो स्टेट लेवल पे होता था, ठीक है। अभी क्या हो गया, उन्होंने कर दिया कंबाइंड मेडिकल टेस्ट, ऑल ओवर इंडिया में कंबाइन कर दिया। उसके बाद उसका नाम कर दिया नीट, नेशनल की एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के लिए नेक्स्ट टाइम से मे बी ये हो सकता है ऑल ओवर इंडिया सभी का पेपर सेम आ जाए। तो ये जो स्टेज 1 है इसका एक पेपर आज हमने डिस्कस करना है, और वो पेपर आपको ये रियलाइज कराएगा कि पेपर टफ नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेपर टफ नहीं होता, टफ होता है हमें उसे सॉल्व करना, ठीक। मतलब दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक स्टूडेंट कह रहा है पेपर टफ आया, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट कहता है पेपर सॉल्व करना थोड़ा टफ है। अब देखिए दोनों की जो थिंकिंग है वो डिफरेंस हो गई। पेपर सॉल्व करना थोड़ा टफ है, इसका मतलब हो गया पेपर में थोड़े ज्यादा एफर्ट लगाने हैं, थोड़ी नॉलेज हमें ज्यादा गेन करनी है जिससे हम पेपर सॉल्व कर पाए। पेपर टफ आया है, इसका मतलब हो गया कि हमें अपनी एलिजिबिलिटी के ऊपर या फिर हमें अपने नॉलेज के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। हमें अपने ऊपर भरोसा हो तो पेपर थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक। इसका मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं स्टेटमेंट हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें लग रहा है कि बियॉन्ड द हमारी नॉलेज है, इसलिए वो टफ हो गया। और हमने बोल दिया पेपर टफ है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं आता। क्लियर? तो आज हम करेंगे पेपर डिस्कशन 2018-19 का। पेपर डिस्कशन है 2018 और 19 का। तो आज ये एक पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, और वेडनेसडे को फिर हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे इसी का 1920 वाला, और उसके बाद नेक्स्ट वीक मंडे से फिर हम लोगों की रूटीन रेगुलर में क्लासेस होने लगेंगी। तो इस पेपर के डिस्कशन के थ्रू इतना आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पेपर टफ नहीं है, पेपर आपके सिलेबस से ही आने वाला है, बट आपको थॉरो स्टडी करनी है। कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट आपको लैकिंग नहीं करना है कि इससे तो क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये तो है हमें आता है, ठीक है। जब हम लैकिंग करते हैं कि ये तो हमें आता है, बस वही हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद हमें लगता है उसी से जब क्वेश्चन आता है ना तो हमें लगता है वी आर अनेबल टू टच इट, वी आर अनेबल टू सेलेक्ट इट, वी आर अनेबल टू सॉल्व इट, नहीं कर सकते। तो क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो पेपर फर्स्ट अब हम इसमें जो पार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं केमिस्ट्री और बायो का, केमिस्ट्री एंड बायो वाला पार्ट, क्योंकि साइंस वाला जो है वो 3 पार्ट में आ रहेगा। उसमें सबसे पहले होगी फिजिक्स, फिर होगी केमिस्ट्री और फिर होगी बायो। तो हम केमिस्ट्री और बायो वाले पार्ट को लेंगे। अब यहां पर देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उनका भी पैटर्न फिक्स है कि इतने से इतने तक होगी फिजिक्स, 1 से 13 क्वेश्चन तक आपको मिलेगी फिजिक्स,
एकदम फिक्स पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है। 14 से 26 क्वेश्चन तक मिलेगी केमिस्ट्री, 27 से लेकर, नहीं सॉरी 25 तक है ये, 26 से लेकर और 40 क्वेश्चन तक मिलेगी बायोलॉजी। देख लीजिए एकदम फिक्स पेपर है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो। 1 से 40 क्वेश्चन है, 40 हो गए, 13 क्वेश्चन इसके हो गए, 13 क्वेश्चन इसके हो गए, 14 क्वेश्चन इसके हो गए। तो एकदम पॉइंट फिक्स है कि यहां से यहां तक आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको लगता है कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं, इसमें एकदम सेपरेट दिया हुआ है, पहले फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। एक एक चीज आपको इसलिए क्लियर कर रहे हैं जिससे कि एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। पेपर आपको देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत के 13 क्वेश्चन फिजिक्स के, फिर सेकंड वाले 14 से 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और लास्ट के फिर 26 से 40 क्वेश्चन जो है वो किसके हो गए, बायोलॉजी के। तो नाउ वी स्टार्ट केमिस्ट्री। इसका मतलब हो गया हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। तो आप इसको नेट से निकाल भी सकते हो, ठीक है, और उसके बाद इस पेपर को देख सकते हो। एमपी का पेपर निकालना 2018-19 का ये, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो जिनके पास है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं वो निकाल सकते हैं। बस पेपर को यहाँ पर डिस्कस करने का पर्पस केवल इतना ही है कि आपकी ये नॉलेज में डालना कि जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं लगभग हर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर वेटेज वाइज ज्यादा है कोई कम है, यहाँ पर वेटेज नहीं है। जैसे दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, आपके मेडिकल के हैं या फिर इंजीनियरिंग के हैं, उनमें वेटेज है कि इस चैप्टर से तो ये आना ही आना है और इसमें से कम आना है, बट यहां पर कोई वेटेज नहीं है। 9 से लेकर 10 तक आपने जितना पढ़ा है, ठीक, उनमें से किसी भी चैप्टर से आना है। टोटल अप्रोक्सीमेटली देख लो आप कि बायोकेमिस्ट्री के मिलाकर कितने चैप्टर है 9th और 10th में, कितने चैप्टर है 9th और 10th में बताओ। बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री के 9th और 10th मिला के कितने चैप्टर हैं सीबीएसई बुक में? नाइन्थ और 10th में बायो और केमिस्ट्री के मिलाकर चैप्टर हैं 21 चैप्टर्स हैं, दोनों मिला लीजिए, ठीक है। और 21 जो क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर हैं, उनमें से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 27। इसका मतलब हो गया एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है, कुछ चैप्टर हैं जिनसे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारे पास आ गया कि ईच चैप्टर कंटेन 1 क्वेश्चन एंड इफ नीड इट कैन सेलेक्ट मोर देन 1 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर का है वो है Which of the following will show Tyndall effect? फर्स्ट क्वेश्चन है 14 का, टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जो लाइट की रेज होती हैं वो जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूशन में उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट। ज्यादातर ये जो टिंडल इफेक्ट होता है किसमें दिखाई देता है? कोलाइडल सोल्यूशन में। तो व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन? होता क्या है कोलाइड? कोई कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जांपल, जैसे मिल्क। मिल्क इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। क्यों बोलते हो कोलाइडल सोल्यूशन? कोलाइडल सोल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसकी विजिबिलिटी कितना भी डाइल्यूशन करते जाओ, वो जो कलर है वो कभी चेंज नहीं होता। दूध में आप पानी मिलाते जाओ, बता, वो व्हाइट ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसमें पानी मिला दोगे तो कुछ देर बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सच टाइप ऑफ सोल्यूशन आर नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन। इट मींस इसमें 4 चॉइस दी हुई थी। Which one of the following will show Tyndall effect? First है solution of salt, second है milk, third है solution of copper sulfate and none of the above। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? मिल्क। क्यों? क्योंकि जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट मतलब नमक का सोल्यूशन आप बनाओगे वो तो जो है उसमें मिक्स हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट है, ठीक। इसके अलावा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में भी सोल्यूशन आप जब बनाओगे तो वो उसमें मिसिबल हो जाएगा। मिसिबल हो गया, इसका मतलब हो गया पूरा का पूरा सोल्यूशन जब उससे सेडिमेंटेशन करोगे ना तो वो क्रिस्टल जो है वापस नीचे बैठना शुरू कर जाएंगे। नमक के सोल्यूशन में, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन में या कॉपर सल्फेट में क्या होता है? सेडिमेंटेशन होने लगता है, बट मिल्क में कभी सेडिमेंटेशन नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि ये कोलाइडल सोल्यूशन है। तो द आंसर इज मिल्क।
तो मिल्क में हमेशा टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये था 14 क्वेश्चन और इसका आंसर जो था वो था, ये 14 से हमने स्टार्ट किया, इसका आंसर है बी, दैट इज मिल्क। ये इसलिए लिख रहे हैं यहां पर कि आप लोग इसे चाहे नोट कर लें और उसके बाद 14, 15, 18, 19 का पेपर निकाल लीजिएगा फेज 1 वाला और उसमें आप मैच कीजिएगा तो आंसर आपको एग्जैक्टली मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें पूछा गया है इसमें से सोल्यूशन कौन सा है। अब आपके दिमाग में आता है सोल्यूशन है क्या। सोल्यूशन जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में या फिर अनरेशनल मिलाएं तो भी सोल्यूशन तो बन ही जाएगा। अब वहां पर ये है कि सोल्यूट ज्यादा है या फिर सॉल्वेंट ज्यादा है, डिपेंड करेगा। अगर ये सॉल्वेंट अगर कम हो जाएगा तो सोल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा और अगर सोल्यूट कम हो जाएगा तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सोल्यूशन के केस में आप ये देखते हो कि सोल्यूशन जो होता है वो सेम टाइप का, मतलब होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। दो लिक्विड के मिला के भी बनाया जा सकता है और एक लिक्विड एक सॉलिड से भी बनाया जा सकता है। तो यहां पर जो चॉइस दी है वहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन में एक तो दिया है सॉइल। सॉइल तो जानते हो आप, है ना। सॉइल में क्या होता है, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। तो सॉइल के डिफरेंट मिनरल्स हैं तो वो क्या अनरेशनल होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होगा, सोल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन में क्या चाहिए आपको, सॉल्वेंट चाहिए। ठीक, और यहां पर लिखा हुआ है सॉइल, तो सॉइल में क्या है कि सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं अगर वहां पर ये भी मान लो कि आप उसमें वाटर थोड़ा सा मिक्स भी कर दोगे तो सोल्यूशन नहीं बन रहा, क्या क्या बन जाएगा, वो मिक्सचर बनेगा। तो सॉइल जो है वो भी मिक्सचर है। सेकंड ऑप्शन दिया एरोसॉल। क्या होते हैं एरोसॉल, एरोसॉल मिक्सचर है, मतलब एयर में पार्टिकल, वाटर वेपर हो गई और उसमें पार्टिकल जो गैसेस के होते हैं वो उसमें मिक्स हो जाएंगे तो एरोसॉल बन जाएगा। जैसे इस समय जो क्रोनिक कंडीशन चल रही है ना कोरोना की, उसमें प्रिवेंट कर रहे हैं हम किससे, एरोसॉल से। जो हम बोल रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि एयर वेपर के साथ जो पार्टिकल्स है ना वो उसमें मिल रहे हैं तो सॉल बन रहा है, एरोसॉल। वही उसी को तो रोक रहे हैं हम कि एक बॉडी का एरोसॉल जो है दूसरी बॉडी तक ना पहुंचे, या फिर हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं जो हमारे माइक्रो माउस से निकल रहे हैं वो एयर में जाकर मिक्स हो जाएंगे तो वो एरोसॉल बन गया। अब एरोसॉल जो है हवा में, एयर में काफी लंबे समय तक उसी पोजीशन पे रहता है। इन द मीनवाइल कोई अगर आ गया, उसने इनहेल कर लिया तो एरोसॉल के थ्रू जो कोरोना का वायरस है वो उसकी बॉडी में जा सकता है। तो एरोसॉल भी मिक्सचर हो गया। इसके बाद है कोल। कोल तो मिक्सचर है ही, कोल जो है वो तो मिक्सचर है ही, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। ठीक, इसके बाद आ गया सोडा वाटर। सोडा वाटर इज अ सोल्यूशन, सोडा वाटर इज अ सोल्यूशन। सोडा वाटर मतलब बेकिंग सोडा विद वाटर। बेकिंग सोडा को पानी में मिला दो तो सोडा वाटर बन जाएगा। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन बना लो तो सोडा वाटर हो गया। क्लियर, तो इसमें 15 का जो आंसर है वो है डी, दैट इज सोडा वाटर। इस तरीके से आपको मुझे लगता है फायदा होगा, क्योंकि एक एक पेपर हम आपका सेट करते जाएंगे तो आप पेपर भी मैच करते जाओ, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। 16 क्वेश्चन दिया है, राइट केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। केमिकल फार्मूला किसका पूछा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, हमें हमेशा बैलेंसी मालूम होनी चाहिए। मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी है, +2। ठीक है, और दूसरा उसने दिया है क्लोराइड। ठीक, क्लोरीन की बैलेंसी कितनी है, या फिर हम आयन की बात करें तो कितनी बैलेंसी है, -1। इसका मतलब हो गया कि Mg एक 2 क्लोराइड आयन को सैचुरेट कर सकता है। इट मींस फार्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। ठीक, ये तो इजी है। तो ए इसका आंसर इसमें सही दिया हुआ है, MgCl2। क्यों, इसकी बैलेंसी कितनी है, +2, इसकी कितनी है, -1। तो इसको आपको 2 चाहिए होगा और इसका बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। रेस्ट इसमें आंसर क्या दिया हुआ था, CaCl2, वो किसका है, कैल्शियम क्लोराइड का। फिर दिया था CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट दिया हुआ था। एक चॉइस दी थी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो पता ही है कि मैग्नीशियम का क्या होता है सिंबल, Mg होता है, तो Mg का एक ही चॉइस है इसमें, इजी। कितना इजी पेपर आ रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 17 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन। आइसोटोप्स जो होते हैं किसी एलिमेंट के, वो क्या कंटेन करते हैं। तो चॉइस देखिए,
ए दिया है इसमें सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड दिया है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, थर्ड दिया है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड फोर्थ दिया है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देख लीजिए आइसोटोप्स होते क्या हैं, जब वो मालूम होगा तो इसमें से चॉइस हम देख पाएंगे। आइसोटोप्स जो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो देखिए इसमें डी जो दिया है ऑप्शन, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो होने नहीं है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के नंबर से ही एटॉमिक मास चेंज होता है। ठीक, आंसर सी हो गया। सी क्या दिया था, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों न्यूट्रॉन अगर का नंबर चेंज करेंगे तो एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, अगर न्यूट्रॉन सेम रहते तो एटॉमिक मास क्या रहता, सेम ही रहने वाला था। बट यहां पर सेम क्या है, एटॉमिक नंबर। मींस क्या सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन सेम रहेंगे तभी तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक मास चेंज कब होगा, जब न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 18 में है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। बताओ, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोराइड आयन, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन नंबर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोराइड आयन में। नॉर्मल कोर्स में आपको मालूम है क्लोरीन जो होती है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हुआ। अब वो पूछ रहा है कि क्लोराइड आयन में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। बैलेंसी मतलब हो गया कि बैलेंस कितने से हुआ है, तो बैलेंस कितने से होगा, 1 से। बैलेंस कितने से होना है, 1 से। बट ऑलरेडी उसके पास कितने हैं लास्ट ऑर्बिट में, 7। तो टोटल कितने हो गए, 8। द आंसर इज 8। चॉइस दी है इसमें, हाँ दी है, बी, दैट इज 8। ये क्वेश्चन चांसेस थे आपके गलत होने के। आपके दिमाग में क्या आता कि सीधे Cl के ऊपर -1 लिखा है, आप 1 लिख देते, वो बैलेंसी है। जब आप वो लिखते 1 तो वो क्लोराइन की बैलेंसी होती। वो पूछ रहा है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने। बैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होने के बाद बैलेंस होगा। नहीं हुआ क्लियर? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन उन्हें बोलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं और जितनी उसकी नीड है, टोटल में कितना बैलेंस होने वाला है। यही अगर किसी ऐसे एलिमेंट में पूछ देते जो कि फर्स्ट में ही कंप्लीट हो जाता, तो वहां पर हम 2 लिख देते, जैसे H। अगर वो पूछ दे कि H आयन का बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप लिखोगे 2, 1 नहीं लिखोगे। क्यों, 1 तो उसके पास है ही, एक उसी और मिल रहा है तो सैचुरेट हो जाएगा ना। क्लियर, समझ में आया? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिस सेल में वो है उस सेल का कंप्लीशन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके पास कितने या उसने कितने लिए हैं, फर्क इससे पड़ रहा है कि टोटल उसका सैचुरेशन कितना है, और वो सैचुरेशन होगा इसमें 8। तो आंसर इज 8। क्लियर हुआ? हाँ, तो क्योंकि ये गलती चांसेस तुम्हारे भी थे गलत होने के कि तुम 1 लिखते या 7 लिखते और यहां पर 8। हाँ बस ध्यान रखना। नाउ 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एटॉमिक नंबर। सोडियम का पूछ रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे, कितना आएगा, 2 8 1। ठीक, SPD, डी में 1 आ गया तो 1 हो गया। अब देख लीजिए तो इजी है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 8 दिया हुआ है, 2 1 8 दिया हुआ है, 8 2 1 दिया हुआ है और 2 8 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 8 1 इसका हो गया। द आंसर इज डी, 2 8 1। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि बिल्कुल जिसमें, तो इसीलिए हमने जो बोला ना कि आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप हो सकता है 10 सेकंड लो, और कुछ क्वेश्चन हो गया जैसे कि ये क्लोरीन वाला था, इसमें आपका दिमाग लगे। हालांकि इसमें दिमाग आप लगाओगे नहीं क्योंकि आपको रटा पड़ा, झटके में आप 1 लिख देते और वो हो जाता गलत।
तो थोड़ा लॉजिक लगाना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। उसने पूछा है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना आप, ठीक है, बैलेंसी नहीं पूछी है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट 20। तो जो 20 क्वेश्चन है वो कह रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की पोजीशन क्या होगी, वाटर की स्टेट क्या होगी, फिजिकल स्टेट पूछ रहा है। तो फिजिकल स्टेट मतलब होता है जो आपने पढ़ा है टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर की कितनी स्टेट होती हैं? मैटर की आपको पता है 3 स्टेट होती हैं, एक होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड, फिर होती है गैस। ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? कंडीशन तो बहुत सारी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेस के ऊपर करेगी, जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाएगा गैसियस फॉर्म में होगी, जैसे जैसे स्पेस कम होता जाएगा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर से क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर रिड्यूस करते जाएंगे तो जो प्लेस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हम यहां कर दिया 0, 0 का मतलब हो गया कि 0 डिग्री पे आकर कैसी हो जाएगी वाटर, सॉलिड, सॉलिड हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आंसर इसमें देखिए लिखा हुआ है, ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस और डी लिखा है नन ऑफ दीज। क्लियर, सॉलिड, ए आंसर दे दिया, आंसर हो गया ए सॉलिड। तो ये देखिए हमारे पास हो गए 20 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं 21 क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो फिर हम इसको रब करके फिर इसी पे लिखते जाएं, और जिन्होंने नहीं लिखा हो वो लिख सकते हैं, ठीक। नाउ 20 के बाद 21, चलिए इधर लिख लेते हैं, अभी तक आप नोट कर लो। 21 क्वेश्चन, अभी केमिस्ट्री ही चल रही है, ठीक है। 21 क्वेश्चन में है सोल्यूशन इज, ऑप्शन दिए हुए हैं होमोजीनियस मिक्सचर, बी ऑप्शन दिया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सी ऑप्शन दिया है कोलाइड्स, और 4 ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो मिक्सचर तो तीनों ही कोई भी हो सकता है, कोई भी मिक्सचर हो, अल्टीमेट सोल्यूशन तो बन ही सकता है ना। तो होमोजीनियस अगर हम मिलाएं तो भी सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब 2 लिक्विड मिला दो आप तो होमोजीनियस हो गया, एक लिक्विड एक सॉलिड मिला दो तो हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है, सस्पेंडेड हो जाएंगे। कोलाइडल में क्या हो गया, अभी आपने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट जो दिखा रहा था, मिल्क जो हो गया वो इसका कोलाइडल सोल्यूशन किया का एक एग्जांपल हो गया। इसका मतलब ए बी और सी तीनों जो हैं वो सोल्यूशन है, तो आंसर क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज जितने भी दिए हैं यहां पर सारे सोल्यूशन के एग्जांपल हैं, दैट इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड कोलाइडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर कैन बी सेपरेटेड बाय, कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर कैन बी सेपरेटेड बाय। तो सबसे पहले बात करें कि एयर है क्या, व्हाट इज एयर, एयर इज अ मिक्सचर, एयर तो एक मिक्सचर हो गया। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस इसलिए क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट भी है, एयर भी है, वाटर भी है, डस्ट भी है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं और अनरेशनल हैं, कोई रेशियो भी फिक्स नहीं है, ठीक, तो इसलिए हेट्रोजीनियस हो गया। अब इसमें जो डिफरेंट हैं पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक पूछी गई है। तो यहां पर 4 टेक्निक दी हुई है, प्रोसेस दिए हुए हैं। नंबर 1 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नंबर 2 एवेपोरेशन, नंबर 3 बॉइलिंग एंड नंबर 4 नन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि नन तो बाद में देखेंगे, नीचे से चलते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग, हम एयर को बॉयल कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका होता है, लिक्विड का, एयर लिक्विड नहीं है इसका मतलब बॉइलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बी पे आ जाइए, एवेपोरेशन, एवेपोरेशन में भी केवल जो लिक्विड पार्ट होता है वो टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो सकता है। एयर के अंदर तो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, उन गैसेस को कैसे सेपरेट करेंगे, या जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट कैसे करेंगे। ईच मॉलिक्यूल हैज इट्स सेपरेट फ्रैक्शन, हर मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन है। इसका मतलब हो गया, आंसर हमारे पास आ गया कि जो ए चॉइस दी हुई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज द ओनली मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट एयर
कंपोनेंट, एयर के जितने कंपोनेंट हैं उनको हम डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल से अलग अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन आपने सुना हुआ है, जैसे ये क्रूड ऑयल आता है ना, पेट्रोल जो आप यूज करते हो, इसमें भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही प्रोसेस होता है। ये सबसे पहले एरोप्लेन का निकलेगा, फिर उसके बाद पेट्रोल, देन उसके बाद डीजल, देन उसके बाद कैरोसिन, फिर लास्ट में बचेगा टारकोल जिससे रोड बनाई जाती है, वो कंसंट्रेट होता है। तो ये क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द आंसर इज 22 का ए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ 23, तो केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बायो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से। 23 देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ इसमें मिस प्रिंट है, इसमें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिखा हुआ है। अब इसमें नहीं पूछ रहा है कि क्या है, क्योंकि इसमें आयन दिए हुए हैं, ठीक है, कैटायन भी दिए हैं, एनायन भी दिए हैं। तो ये पूछना चाहता था कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज वाला आयन कौन सा है। तो नो डाउट ये तो बहुत इजी सा हो गया, एक सोडियम आयन दिया हुआ है, एक क्लोराइड आयन दिया है, एक हाइड्रोजन गैस दी हुई है और नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो जब हाइड्रोजन गैस है तो वो आयन में नहीं होगा, अदरवाइज हम क्या लिखते? एच आयन। अगर हम ऐसे लिखते तो ये आयन होता। उसमें चॉइस दी है Na, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और दिया हुआ है Cl। तो ये गैस हो गई, ये निगेटिव आयन हो गया, और वो पूछ रहा है पॉजिटिव आयन क्या है। तो आंसर इसका हो गया 123 का ए, ठीक, दैट इज सोडियम। नाउ 24 देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 4 साइंटिस्ट हैं। तो जहां पर क्या है कि आपको मालूम है, वहां पर आपको सर्चिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की थी जे थॉमसन ने, तो बस फिर तो इसमें देखना ही नहीं है, जे थॉमसन देखना है कहां पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जे थॉमसन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, द आंसर इज ए, जे थॉमसन। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी शोन बाय। क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन बी शोन बाय, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करोगे? दे कैन बी कैलकुलेट बाय, क्या फार्मूला है? कोई फार्मूला है कि किसी एक पर्टिकुलर की जिससे हम शो कर दें कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस शेल के अंदर। जैसे आपने शेल बोलते हो KLMN, ठीक है। तो किसी भी शेल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन अगर डिमॉन्स्ट्रेट करने हैं तो आप क्या लिखोगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करोगे? वो फार्मूला क्या है? या तो ये समझ लो या फिर ये उसका एक्सप्रेशन का बताएं। तो इन्होंने यहां पर 4 आपको चॉइस दी हुई है। फर्स्ट लिखा है 2n क्यूब, फिर लिखा है 2n स्क्वायर, फिर लिखा है 2n स्क्वायर प्लस 1, फिर लिख दिया नन ऑफ दिस। द फार्मूला इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो n इज का नंबर ऑफ शेल, कौन सी शेल में आप डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हो, दैट इज। तो ये चॉइस दी हुई है, इसमें a इसका आंसर है और वहां लिखा हुआ है 2n स्क्वायर। n इज द नंबर ऑफ शेल, किस नंबर की बात कर रहे हो, फर्स्ट की बात कर रहे हो, सेकंड की बात कर रहे हो, थर्ड की बात कर रहे हो, ठीक, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन इज एज फॉलो। 26, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, कार्बन का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंट मतलब हो गया एक तरीके से इन्होंने टर्निंग करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। क्या इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे नहीं पूछे, इन्होंने पूछ दिया डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा वर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं? शेल, फिर उनके सब शेल में उसको हम अरेंज करते हैं। तो टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप। यही है ना, कार्बन 6 है, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो अरेंजमेंट क्या हो गया हमारा? 2 4, ठीक। अब देख लीजिए इसमें चॉइस दी हुई है, दिया हुआ है ए जो ऑप्शन है उसी में 2 4 लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन में लिखा है 2 4, बी ऑप्शन में लिखा है 2 2 2, सी ऑप्शन में लिखा है 4 2,
और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। द आंसर इज ए 2 4। ठीक है, तो इट इज, देख लीजिए 13 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ये केमिस्ट्री हो गई पूरी हमारी। तो टफ तो नहीं था, एक दो क्वेश्चन थे जिन्होंने स्लाइटली आपको थोड़ा सा, जैसे यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ये आपको मालूम है, एक तो ये हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा 22 वाला फ्रैक्शनल वाला आपको प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उनको हम उनके फ्रैक्शनल वैल्यू से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक यहां पर आपको शॉकिंग लगने वाला था, जहां पे क्लोराइड था, जहां पर आप बैलेंसी में -1 लिखने वाले थे। अच्छी बात ये थी कि उसमें 1 ऑप्शन में नहीं था, अगर 1 ऑप्शन होता है तो बहुत सारे बच्चों का गलत होता। ठीक है, इसलिए चांस ये है कि वहां पे ऑप्शन में ही 1 नहीं था, इसलिए आपका दिमाग लगाना पड़ता कि भाई क्या है। ठीक है, रेस्ट। और एक जो क्वेश्चन था वो था सोडा वाटर वाला। तो ये जो आपके 13 क्वेश्चन थे, इनमें से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना था, रेस्ट तो आपको 10-10, 15-15 सेकंड वाले क्वेश्चन थे, सॉल्व कर सकते थे। तो क्लियर हो गया, इजी पेपर है, यू कैन डू। चलिए अब हम बायो वाले पार्ट को ले लेंगे। तो 13 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए, नाउ बायो। ऐसे पेपर तो एनडी में आता है कहीं कोई, और क्या, बस ये है कि अब तो इतना इजी पेपर आ रहा है और उसके बाद एनटीएससी का पेपर है, टैलेंट ढूंढ रहे हैं, और टैलेंट ढूंढ रहे हैं और पेपर कितना इजी बना रहे हैं। हाँ? क्योंकि ये फेज फर्स्ट है, फेज सेकंड जो है वो अच्छा पेपर आता है। नाउ अब बायो वाले क्वेश्चन कहां से शुरू होने वाले हैं, 27 से 26 तक ये था, तो 27 20, अच्छा हाँ सही तो है, नंबर गड़बड़ हो गया हमारा, है ना। हाँ 27 इंक्लूड कर लेंगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, अब बायो वाला पार्ट आ गया, 27 से हम शुरू कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फंगाई आर, फंगाई तो नाम सुना हुआ है आपने, क्या होते हैं फंगाई। फंगाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, बट आपने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है फंगाई या सैप्रोफाइट। फंगाई डेड एंड डिके के ऊपर सरवाइव करते हैं, बट जो सैप्रोफाइट है इट इज द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक ना। तो इन्होंने क्या किया है, सारे ऑप्शन आपको दे दिए हैं, बट आपका दिमाग लगाना है। जैसे बोलेंगे कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, बट आपका सेक्शन जो है वो सी है, सेक्शन सी है, तो क्या होगा, आपसे पूछेगा आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे सी में पढ़ रहे हैं, आप पहले 10 बोलोगे, 10th के बाद सी लगाओगे, क्योंकि सी जो है वो 10th का क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब हो गया ऑल द फंगाई आर हेटरोट्रॉफिक, उसका सब टाइप है क्या, सेप्रोफिटिक, उसका सब टाइप है पैरासिटिक, उसका सब टाइप है होलोजोइक, उसका सब टाइप है सिम्बायोटिक। क्योंकि फंगाई तो सिम्बायोटिक भी होते हैं, तो आपके हिसाब से तो सिम्बायोटिक होना चाहिए। फिर उसमें कुछ पैरासाइट भी होते हैं, तो फिर आप लिखोगे पैरासाइट। फिर कुछ उसमें से सैप्रोफिटिक भी होते हैं, तो इतने सारे चॉइस तो आप लिखोगे नहीं, तो आप एक वर्ड लिखोगे, ऑल द फंगाई आर हेटरोट्रॉफिक बिकॉज दे लैक क्या, क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, हेंस दे आर अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नहीं कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस, तो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि हम भी दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, तो वी आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफिक। तो जितने भी क्लोरोप्लास्ट लैकिंग वाले एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे ही सैप्रोफिटिक सॉरी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो इसमें 4 चॉइस दी हुई थी, ऑल फंगाई आर ए पैरासाइट, बी सैप्रोफाइट, सी सिम्बायंट और डी में दिया था हेटरोट्रॉफ। तो ये जो पैरासाइट है, सैप्रोफाइट है और सिम्बायोटिक है, ये सब टाइप किसके हैं, हेटरोट्रॉफ के। द आंसर इज डी, हेटरोट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। जो बच्चे देख रहे हैं, अगर उनको एनटीएससी वाले और कोई दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख रहा हूं, इस पे आप फोन भी कर सकते हो, मतलब व्हाट्सएप कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 9893261540, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप
जो भी आज ज्वाइन करे हुए हैं उनको अगर कोई यहाँ हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो कोई किसी को एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया हो या फिर डाउट लग रहा है, यू कैन कॉल मी इमीडिएटली। नेक्स्ट 28 में एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, बहुत कॉमन सा है। सेल जब आपने पढ़ा होगा ना तो स्टेटमेंट आया होगा कि सेल जो है इट इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ की बेसिक यूनिट है सेल, तो चाहिए ही ना, एनवेलप तो चाहिए जिसके अंदर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे। जस्ट लाइक कि स्कूल के आप रूम में बैठ के पढ़ते हो, सड़क पे बैठ के तो नहीं पढ़ रहे ना, तो एक पर्टिकुलर कैंपस आपको चाहिए ना जिसके अंदर कोई आप एक्टिविटी अपनी कर रहे हो। तो सेल चाहिए ऑर्गेनिज्म को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए या सरवाइव करने के लिए, लाइव रहने के लिए सेल नेसेसरी हो गई। तो इसमें क्या दिया है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो सेल थ्योरी का अपोज करता है, मतलब वो लाइव है बिना सेल के भी, बट अपनी एक्टिविटी सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो चॉइस में ए दिया है बैक्टीरिया, बी दिया है वायरस, सी दिया है एल्गी एंड डी में दे दिया है ऑल। तो आंसर इज बी, क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो सेल है, एल्गी के पास भी सेल है, वायरस के पास सेल नहीं है, तो वो एक्सेप्शन हो गया। द आंसर इज बी, वायरस। वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। तो वायरस किस नाम से जाना जाता है? वायरस इज नोन एज कनेक्टिव लिंक। इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस लिविंग कैरेक्टर भी शो कर रहा है और नॉन लिविंग भी शो कर रहा है, इसलिए ये सेल थ्योरी को क्या कर रहा है? एक्सेप्शन कर रहा है। नाउ 29, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? केमिकल सब्सटेंस क्या है बताओ? केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन देखिए इसमें 4 दिए हैं, बट जो लोग ऑप्शन पढ़ते हैं उनका ही सिलेक्शन नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, बस वो कहां पे लिखा है टिक लगाना होता है। तो आपसे पूछा जाए, इसीलिए मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप चॉइस मत देखो उसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आप तो ये देखो कि आपको क्या पता है, फिर उसमें ढूंढो। अगर वो नहीं दिया हुआ है इसका मतलब फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो आप। इसका मतलब जो आपको पता है वो उसमें नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, वो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, देन आंसर मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? आपको पता है क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब उसमें चॉइस में आप देखो डीएनए लिखा हुआ है, हाँ भाई डीएनए लिखा है, ठीक है डीएनए लिखा हुआ है, बट डीएनए के साथ कुछ कुछ जुड़ा भी हुआ है। अब सेकंड चॉइस देखना है, डीएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? डीएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मतलब डीएनए किससे बनेगा? प्रोटीन से। बिना प्रोटीन के तो डीएनए नहीं बनेगा ना। आरएनए तो बनाने वाला है, आरएनए जो है वो डीएनए बनाने में हेल्प करता है, बट डीएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किसके डेरिवेटिव है? प्रोटीन की। आंसर आ गया। इसमें केवल डीएनए चॉइस नहीं दी हुई थी, इसमें लिपिड भी लिखा था, इसमें फैट भी लिखा था, इसमें प्रोटीन भी लिखा था। तो जहां पर डीएनए में प्रोटीन लिखा है वो सही आंसर हो गया, और वो चॉइस दी है डी के ऊपर। डी जो है इसका आंसर है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम इज डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, जबकि पहले वाली चॉइस में क्या दिया था? डीएनए एंड लिपिड, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो नहीं होने वाला है, दैट इज डी आंसर हो गया, डीएनए एंड प्रोटीन। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि चॉइस नहीं देखनी है, पहले अपना आंसर देखो फिर दोबारा पढ़ो अगर समझ में नहीं आ रहा है। द 38 डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं ना। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की सिंथेसिस। रेप्लिकेशन को आप दूसरे वर्ड में समझ सकते हो, अगर रेप्लिकेशन दिया है तो रेप्लिकेशन एकदम से क्लियर नहीं हो रहा है तो समझ लो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। वही अगर आरएनए में दिया होता डुप्लीकेशन, डीएनए में लिखा होता है रेप्लिकेशन, आरएनए में लिखा होता है क्या? डुप्लीकेशन या जीरोक्स, दोनों में से कोई वर्ड हो समझ लो हम सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, मतलब कौन सी स्टेज में होता है? तो इसके लिए इसमें 4 फेज के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, एक दिया है G1 फेज, फिर सेकंड दिया है S फेज, फिर C दिया है G2 फेज और D दिया है M फेज। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन G फेज, S फेज,
G2 फेज और M फेज। तो आंसर क्या होगा बताएं। देखो, जब भी डिवीजन की बात होती है तो हम दो फेज की बात करते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, या एम फेज के नाम लेते हैं। इंटरफेज जो है उसके सब पार्ट हैं ये। क्या समझ में आया? एम फेज नहीं है आंसर, एम में तो डिवीजन कर दे रहे हैं हम। जो इंटरफेज होता है वो ग्रोथ फेज होता है, मतलब कोई भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए, उस ड्यूरेशन को नाम क्या हम देते हैं? इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है? G1 फेज, फिर होता है G2 फेज, फिर होता है S फेज, और फिर होता है G0 फेज। चार फेज होते हैं, ठीक है। बट कॉमनली जो सेल्स होती हैं, बॉडी की ज्यादातर सेल्स होती हैं, उनमें तीन ही फेज होते हैं, G1 और S और G2। मतलब S फेज जो है बीच में आएगी। कभी कभी इसका अरेंजमेंट भी पूछ सकते हैं कि इसका अरेंजमेंट क्या है, तो पहले G1 फिर S फिर G2, और उसके बाद अगर G0 दिए तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, तीन दिए तो तीन को अरेंज कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की सिंथेसिस, और एस जो वर्ड है वो किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? सिंथेसिस को। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। आंसर आ गया आपके पास, सिंथेसिस फेज। तो आंसर जो दिया हुआ है वो बी है, दैट इज एस फेज। तो एस फेज को आप अपने समझने के लिए लिख लो, एस फॉर सिंथेसिस। तो रेप्लिकेशन का मतलब हो गया सिंथेसिस हो रहा, एक डीएनए दो डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे तो डीएनए की जरूरत पड़ेगी ना दुगनी, तभी तो डिवाइड होंगे। दैट इज 31 क्वेश्चन देख लीजिए। सेम टाइप की जरूरत एनडीए में भी है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर। कल पेपर इसी का डिस्कशन है एनडीए का, कल एनडीए का पेपर डिस्कशन है। नाउ नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, बैक्टीरिया ईटर्स। बैक्टीरिया को कौन खाता है? बैक्टीरिया ईटर्स, ये क्वेश्चन हो गया। चॉइस दिए उन्होंने क्या? वायरस, बैक्टीरिया को वायरस खा सकता है। बी, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया खा सकता है, बी चॉइस दी है। सी, फंगाई, फंगाई जो है वो बैक्टीरिया को खा सकता है। डी, एल्गी जो है वो बैक्टीरिया को खा सकता है। तो एल्गी बैक्टीरिया को नहीं खा सकता। बैक्टीरिया बैक्टीरिया को क्यों खाएगा? बात यहां खाने की हो रही है, ठीक है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को एनगल्फ नहीं कर सकता, ठीक है। फंगाई बैक्टीरिया के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखता। द आंसर इज वायरस। तो ए इसमें चॉइस दी है, ए आंसर है इसका, वायरस। और वायरस जब बैक्टीरिया को खाता है तो क्या कहलाता है? तब एक स्ट्रक्चर बनता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, फेज मींस हमने कई क्लासेस में भी बताया हुआ है, आपकी फर्स्ट क्लास है तो देखिए, फेज मींस होता है फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म, एनगल्फ कर लेना। जब कोई किसी को निगल जाए इसका मतलब फेज कर लिया है। वायरस किसको निगल रहा है? बैक्टीरिया को। तो वायरस ने बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, जो स्टेट बनी उसको नाम क्या दे दिया? बैक्टीरियोफेज। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज कहां पाए जाते हैं? बैक्टीरियोफेज आर फाउंड इन गंगा एंड यमुना। इसीलिए गंगा के पानी में कभी बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, क्यों? क्योंकि वहां पर बैक्टीरियोफेज वायरस हैं। कोई भी एक बैक्टीरिया आएगा, वायरस उसको खा लेगा। इसीलिए गंगा के जल में कभी भी क्या होती? स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं आती, कभी गंदा नहीं होता। क्यों? वहां पर जितने बैक्टीरिया आएंगे वो वायरस उनको खा लेंगे। तो बस वायरस जो वाटर है कैसा रहेगा? प्योर। नाउ 32 क्वेश्चन है, क्रिस्टी इज एसोसिएटेड विद। क्रिस्टी, क्रिस्टी किसका पार्ट है? क्रिस्टी किसका पार्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है ग्रेना, स्ट्रोमा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं दो पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, पढ़ा हुआ है आपने। तो जो क्रिस्टी है इट इज अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए बस आंसर इसमें दिया, बस इतना मालूम होना चाहिए कि किसका पार्ट है, वही तो पूछा है इसने। एसोसिएटेड मतलब किसके साथ, किस में पाया जाता है। ए दिया है न्यूक्लियस, बी दिया है क्लोरोप्लास्ट, अब जिनको क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट लगा के गलत कर लेते। सी होता है सेल वॉल, और डी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आंसर इज डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मुझे लगता है कि
पेपर सॉल्व करने से बहुत सारे क्वेश्चन की टेक्निक मिलेगी, फायदा होगा सभी को, किस टाइप के, इससे क्वेश्चन भी आपके रिव्यू हो जाएंगे। तो हर वीक में 2 क्लास लिया करेंगे क्वेश्चन, एक एनटीएससी की लिया करूंगा मैं और एक एनडीए और सीडीएस की, एक एक पेपर सॉल्व कराएंगे, रेस्ट दिन पढ़ाएंगे, एक एक दिन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाया जाता है। क्रिस्टी करता क्या है? क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है? पावर हाउस, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो क्रिस्टी के ऊपर क्या लगे रहते हैं? ऑक्सीसोम, उनके में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के बिना तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं और एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, इसलिए क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। नाउ 33, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? ऐसे पेपर आएंगे, सॉल्व कर लोगे आप। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके बायोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बन जाएं। ठीक है, तो आप भी अपने एफर्ट बना के रखो और जो बताते जा रहे हैं उन्हें आप पढ़ते जाओ और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है जहां पर हम साथ साथ रहें। ठीक है, और एसोसिएशन जो हो सकता है वो हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है और अनअफेक्टेड भी हो सकता है। मतलब दो लोग अगर साथ साथ रह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, दोनों में से एक को नुकसान हो सकता है, एक को फायदा हो सकता है, या फिर दोनों में से एक को फायदा हो जाए और एक को कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर एक का नुकसान हो जाए और एक को फायदा ना पड़े, या फिर दोनों को कोई ना तो फायदा हो ना नुकसान हो। यही तो रिलेशन होते हैं भाई। दो लोग अगर साथ साथ हो तो इनमें से कोई ना कोई तो एक घटना होगी, एक को फायदा एक को नुकसान, दोनों को फायदा दोनों को नुकसान, या एक को फायदा एक को ना फायदा ना नुकसान और एक का नुकसान दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। इतनी कंडीशन हो गई। देयर आर 5 कंडीशंस। तो वो 5 कंडीशन में आपको डिटेल जब पढ़ाएंगे, फिलहाल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर के ऊपर फोकस करते हैं। इसमें पूछ रहा है एल्गी और फंगाई किस टाइप का रिलेशन है। तो एल्गी और फंगाई जो रिलेशन है वो दोनों को फायदा है, बोथ आर बेनिफिटेड फॉर ईच अदर, और इस टाइप के रिलेशन को हम नाम क्या देते हैं? सिम्बायोसिस। तो एल्गी और फंगाई का जो रिलेशन है उसका नाम क्या होगा? लाइकेन। सिम्बायोसिस का एग्जांपल क्या है? लाइकेन। एल्गी और फंगाई आपस में जब जुड़ के साथ साथ रहते हैं तब उन्हें हम एल्गी और फंगाई नहीं बोलते ना, उन्हें क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो देखिए चॉइस दी हुई थी इसमें लाइकेन, लाइकेन के अलावा चॉइस दी थी आपको माइकोराइजा। माइकोराइजा जो एसोसिएशन है वो भी है, बट वो किसके साथ है? वो है रूट ऑफ हायर प्लांट विद फंगाई। बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं साइकस स्पाइनस, इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें फंगाई के साथ एसोसिएशन हो तो उसे माइकोराइजा बोलते हैं। बट यहां पर क्या है? एल्गी और फंगाई। द आंसर इज बी, लाइकेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 जो क्वेश्चन है वो है एनवायरमेंट से। क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। एनर्जी का फ्लो जो इकोसिस्टम में होता है वो कैसा होता है, उसका डायरेक्शन पूछा है। मींस एनर्जी, एनर्जी जो होती है कहां से आती है? एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी इज सन। सन से एनर्जी आती है, सन से एनर्जी आएगी, प्लांट लेंगे, प्लांट फूड बनाएंगे, फिर एनिमल खाएंगे, तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी का फ्लो कैसा हो गया? मतलब डायरेक्शन पूछ रहे हैं, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ट्राई डायरेक्शनल और टेट्रा डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन कैसे होगा? बाई डायरेक्शन कैसे होगा? आपके हिसाब से जो एनर्जी आई सन से प्लांट के पास आई, फिर प्लांट से एनर्जी वापस जा रही है क्या? प्लांट ने तो कंज्यूम कर ली ना एनर्जी को, फिर एनर्जी वापस तो जा नहीं रही है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किससे बना होता है? आंसर यहां से है। वैसे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ऊपर से नीचे आ रही है, फिर इनको एनिमल खा रहे हैं तो एक डायरेक्शन ये हो गया, फिर एक डायरेक्शन ये हो गया। ठीक, बट नॉर्मल कोर्स में इकोसिस्टम किससे बना होता है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से। अबायोटिक कंपोनेंट में लाइफ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बायोटिक कंपोनेंट में लाइफ है, उनके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? प्लांट्स और एनिमल। तो अब प्लांट के पास जो एनर्जी है वो कैसे, किस डायरेक्शन में जा रही है? तो प्लांट के पास जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर होगी, उसे नाम क्या दोगे आप? फूड चेन, फूड वेब।
तो फूड चेन में जो एनर्जी है वो कैसी हो सकती है, सीधी जाएगी, और फूड वेब में एनर्जी कैसी जाएगी, नेटवर्क जाएगी। तो एनर्जी का फ्लो कैसा हो गया, मल्टी डायरेक्शन। देखो कंफ्यूजन है ना, अगर ये आप केवल सोचते हैं कि ऊपर से एनर्जी नीचे आ रही है और नीचे से एनिमल में जा रही है तो आप सीधे टिक लगा देते यूनिडायरेक्शनल पे। और अगर कुछ लोग ऐसे होते जो कहते हैं ऊपर से नीचे आ रही फिर एनिमल में जा रही तो दो डायरेक्शन पे लगा देते। बट यहां पर यूनी, बाई, ट्राई और टेट्रा दिया हुआ है। टेट्रा वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर टेट्रा की जगह हम क्या लगाने वाले हैं, क्योंकि टेट्रा हमारी चॉइस में नहीं है, बट टेट्रा इसलिए है क्योंकि मोर देन 2 है, मोर देन 2 है। और वो जो 2 है, मोर देन 2, उसमें हम ये फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि ट्राई है कि टेट्रा है, मतलब मल्टी हो गए तो टेट्रा के ऊपर आप टिक लगाओ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चॉइस जो है वो टेट्रा में। अदरवाइज टेट्रा की जगह अगर मल्टी डायरेक्शन लिखा होता तो हम उसके ऊपर टिक लगाते। क्या समझ में आया। फूड वेब में एनर्जी प्लांट से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पर हम ये शो नहीं कर पा रहे कि एनर्जी इधर जा रही है कि इधर जा रही है, इधर जा रही है। नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क में क्या हो गया, मल्टी हो गया। अब मल्टी के इसमें चॉइस दिया, मल्टी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यूनी तो हो नहीं सकता, बाई भी नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट द आंसर इज ए, टेट्रा। इसमें दिया हुआ है टेट्रा। और अगर ध्यान देना, टेट्रा के अलावा अगर वहां पे मल्टी लिख के आ जाए या पॉली लिख के आ जाए तो आप पॉली के ऊपर टिक लगाना। इसमें लिखा है टेट्रा डायरेक्शनल। नेक्स्ट नंबर 35, 6 क्वेश्चन और है, ठीक है। पेशेंस रखो आप लोग, ईमानदारी से पढ़ो तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड, मतलब प्लांट जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन किससे करते हैं, सिंपल सा। प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब किससे करते हैं, प्लांट के पास रूट होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है, इनमें से किसके पास वाटर एब्जॉर्बर की कैपेसिटी होती है, दैट इज रूट। अब रूट के पास क्या है वो देखिए, इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रूट एपेक्स, रूट हेयर, बार्क ऑफ द रूट, ऑल ऑफ दिस। बार्क ऑफ द रूट, रूट के ऊपर बार्क होती नहीं, तो ये तो चॉइस ही गलत हो गई। रूट हेयर हो सकते हैं और रूट एपेक्स। रूट एपेक्स का मतलब होता है जो रूट का अंतिम सिरा होता है, जो सॉइल के अंदर जा रहा है, उसके ऊपर रूट कैप होती है, तो रूट के ऊपर रूट कैप हो गई, इसका मतलब वो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं थ्रेड लाइक, उन्हें हम नाम देते हैं रूट हेयर्स, वो दिए बी चॉइस, तो यहां पर हो गया रूट हेयर्स। रूट हेयर्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट। 36, विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इकोसिस्टम का ही क्वेश्चन है, आजकल वो चल रहा है, कार्बन फुटप्रिंट है या फिर आप बोल रहे हो इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनमें कार्बन तो एक मेजर गैस हो गई, दैट इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये सारी गैसेस जो हैं साथ ही साथ ओजोन हो गई, क्योंकि ओजोन जो है नीचे जो हीट हो रही है उसे बाहर नहीं निकलने दे रही है, तो वो भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो गई। तो इसमें गैस के नाम दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ओनली नाइट्रोजन is not responsible for the global warming because rest of the gases directly or indirectly take part in global warming, ठीक है। जैसे CO2 हो गई ज्यादा तो क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक एपरेटस देखते हो, उसमें एक प्लांट लगाते हो, प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है तो वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखती है ना आपको, वो ये शो कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द आंसर इज डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 33, 34, 35, अब 37 के ऊपर हम आ गए। 37 है, लिपोप्रोटीन इज फाउंड इन। लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, मतलब उन्होंने कंबाइन करके दे दिया, आपको दिमाग लगाना है। आपने कहां पढ़ा है इसको, आपने जब सेल पढ़ी थी तो आपने उसमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, और सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया, लिपिड पहले लिख दिया, प्रोटीन बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फ्यूजन तो नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो दोनों ही कंपोनेंट। तो लिपोप्रोटीन जो है वो क्या बनाता है, सेल मेम्ब्रेन। चॉइस देख लो आप, इसमें नंबर 1 पे ही लिखा है सेल मेम्ब्रेन। तो हमें क्या है, क्वेश्चन से अपने दिमाग में आंसर पहले स्टिक कर लेना है, उसके बाद चॉइस में ढूंढना है ये जो हमारे दिमाग में है वो कौन सा है। और अगर आप चॉइस में से ढूंढने की कोशिश करोगे तो 90% गलत होगा। क्यों, क्योंकि आपको आता नहीं, आप तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन जो है वो ए चॉइस है, सेल मेम्ब्रेन, बी है न्यूक्लियस,
सी है साइटोप्लाज्म, 4 है सेल वॉल। ठीक है, अब अगर ध्यान रखो सेल मेम्ब्रेन दी है तब तो बढ़िया है, और अगर इन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख दी होती तब हमें बोथ के ऊपर टिक लगाना पड़ता, क्योंकि ज्यादातर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती हैं। तो यहां पर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही चॉइस है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर हो गया ए, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। नाउ 38, ग्लाइकोलाइसिस टेक पार्ट इन, ग्लाइकोलाइसिस टेक पार्ट इन, ग्लाइकोलाइसिस है क्या? रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से 2 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन ये आ गया रेस्पिरेशन का, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बताया था हमने आपको चैप्टर, देखिए इसमें इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन आ गए, है ना, ऐसी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक तो देखिए इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला, ठीक है, और एक ही आ गया 34 और 36 दोनों इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया और यहाँ पर एनर्जी का फ्लो आ गया। तो ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिनसे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स होते हैं? 2, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी होती है क्रेव्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रही है? क्रेव्स साइकिल। ठीक है, तो कहां होगी ग्लाइकोलाइसिस? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रही है? क्रेव्स साइकिल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होगी ग्लाइकोलाइसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या भरा हुआ है सेल में? साइटोप्लाज्म। तो देखिए साइटोप्लाज्म चॉइस है, लिखा हुआ है ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन, देखो चॉइस में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया है, साइटोप्लाज्म भी दिया है, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। द आंसर इज साइटोप्लाज्म। तो 38 का आंसर हो गया साइटोप्लाज्म और आंसर है इसका बी साइटोप्लाज्म। तो ये देखिए पेपर सॉल्व करने से आपको कितना एडवांटेज हो रहा है। ठीक है, पेपर सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, ये तो हमें आता है। इस चैप्टर को थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 39 क्वेश्चन है, एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम्स आर। प्लांट किंगडम में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर एक आता है कि एम्फीबियन प्लांट्स। प्लांट किंगडम के बहुत सारे प्लांट्स हैं, ग्रुप हैं, जैसे हम बोलते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इनमें वो पूछ रहा है कि जो 5 ग्रुप हैं इनमें से एम्फीबियन प्लांट किसको बोलते हैं हम? द आंसर इज सेकंड वाला, ब्रायोफाइटा। क्यों? क्योंकि जो थैलोफाइटा है उसका कॉमन नेम क्या है? एल्गी। ब्रायोफाइटा का कॉमन नेम क्या है? एम्फीबियन प्लांट। टेरिडोफाइटा का कॉमन नेम क्या है? फर्न। जिम्नोस्पर्म का कॉमन नेम क्या है? जिम्नोस्पर्म, ट्रॉपिकल प्लांट। ठीक है, और 5th वाला जो एंजियोस्पर्म है उसका कॉमन नेम क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। तो मिल गया, द आंसर इज बी। तो देखें बी दिया है इसमें, जी दिया हुआ है। तो देखो हमने चॉइस नहीं देखी इसमें ना, हमने पहले आंसर निकाला फिर चॉइस ढूंढी। इसमें दिया था बैक्टीरिया, जिम्नोस्पर्म, एल्गी और ब्रायोफाइटा। द आंसर इज सी में दिया हुआ है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। Now the last question of this paper gone, when ATP is converted into ADP, जो ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ATP बन रहे हैं वो कब ADP में कन्वर्ट होते हैं? तो देखिए ATP में डिफरेंस क्या है? ATP कन्वर्ट हो रहा है ADP में, इसका मतलब हो रहा है एक P इसमें से कम हो रहा है, तो यहां पर क्या कर देंगे? -IP, P फॉर फॉस्फोरस। एक इनऑर्गेनिक, I फॉर होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, और P फॉर हो गया फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ये जो एडिनोसिन है ना, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक। तो जब इसके साथ P जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक। और जब इससे अलग होगा तो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक था, तो यहां से जब हमारे पास एनर्जी है, हमने थोड़ा सा काम कर लिया, तो एनर्जी कम हुई, तो कम क्या हुआ? P। ये पहले एनर्जी थी हमारे पास ATP, जब हमने थोड़ा सा काम कर लिया तो T की जगह कुछ यूज हो गया, बना D, फिर और यूज कर लेंगे तो यहां आ जाएगा M, डाई मोनो। चॉइस क्या दे रहा है ये? When ATP is converted into ADP, कब? जब ये रिलीज क्या करेगी, मतलब ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये निकालेगी, जब ये रिलीज करेगी क्या?
एनर्जी। आंसर देखिए, एनर्जी दिया हुआ है, सी चॉइस दिया हुआ है एनर्जी। इसमें एक चॉइस दिया था एंजाइम, दूसरा दिया था सीक्रेशन, थर्ड दिया था एनर्जी और फोर्थ दिया था हार्मोन्स। तो सी चॉइस हो गई ना, एनर्जी अगर ये रिलीज कर देगी तो एटीपी से एटीपी। द 40 का आंसर है सी, एनर्जी। तो देखिए कैसा लगा आपको, एक पेपर सॉल्व किया, इसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि भाई ये पेपर तो बहुत आसान है और हम आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सिलेक्शन टफ नहीं है। साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स इसमें ये ऐड हो जाएगा। मींस 100 क्वेश्चन में से अगर ये 40 क्वेश्चन हमारे एज इट इज हो रहे हैं, 20 तो मैथ्स के हैं, बाकी सोशल के हैं, इजिली 80-90 क्वेश्चन के आसपास आप सही कर लो, यू आर तो सिलेक्टेड ना। ठीक है, तो मैंने नंबर अपना दिया है, अगर इसमें से किसी को कोई डाउट हो आज के क्वेश्चन में तो पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। रेस्ट वेडनेसडे को अगेन हम एक पेपर आपके साथ और डिस्कस करेंगे 1920 का, ठीक है, और मंडे से रेगुलर क्लासेस लगेंगी एनटीएससी की बायोकेमिस्ट्री की। क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और वेडनेसडे को हम अगेन मिलेंगे 9 o'clock पे, और तब तक आप प्रिपरेशन कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।